भारत के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ना एक नाम ऐसा है जो डर और ताकत दोनों का दूसरा नाम बन गया, दाऊद इब्राहिम। अब सोचिए, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पिता एक ईमानदार पुलिस वाले थे, लेकिन वो खुद मुंबई की गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बन बैठा। तो चलिए आज इसी कहानी की हर एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। किसे किस्मत की विडंबना ही कहेंगे, है ना। 70 का दशक था। मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे, इब्राहिम कास्कर। अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, उसूलों पर चलते थे। लेकिन उन्हीं के घर में, उन्हीं की छत के नीचे उनका बेटा दाऊद, उसके दिमाग में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया पल रही थी, अपराध की, जुर्म की दुनिया। तो इस सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक डॉन का जन्म कैसे हुआ, फिर कैसे धोखे ने उसे अपनी गैंग बनाने पर मजबूर किया। इसके बाद देखेंगे मुंबई पर हुई खूनी जंग, फिर जानेंगे कि कैसे उसने दुबई से अपना साम्राज्य चलाया, और आखिर में आतंक की वो छाप जो उसने छोड़ी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के डोंगरी की उन्हीं तंग गलियों से। कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई में दाऊद का मन कभी लगा ही नहीं। उसकी नजरें तो बस इलाके के भाई लोगों पर टिकी रहती थीं। वो महंगी घड़ियां, वो इंपोर्टेड गाड़ियां और वो रुतबा कि बस एक इशारे पर पूरा बाजार बंद हो जाए। इसी चकाचौंध ने उसे खींच लिया। तो बस उसने अपने पिता का ईमानदारी का रास्ता छोड़ दिया और छोटी मोटी चोरियों और हफ्ता वसूली से अंडरवर्ल्ड में अपना पहला कदम रख दिया। और देखिए, ज्यादा वक्त नहीं लगा उसे बड़े खेल में उतरने में। वो समझ गया था कि बड़ा बनना है तो बड़ी मछली के साथ तैरना होगा। और उस वक्त की सबसे बड़ी मछली थी करीम लाला की पठान गैंग। दाऊद ने गैंग ज्वाइन कर ली। अब उसका काम था तस्करी का माल, सोना, घड़ियां, हथियार, इन सबको पुलिस और दुश्मनों से बचाकर ठिकाने तक पहुंचाना। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ एक मामूली गुर्गा बने रहने की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक धोखा जिसने दाऊद को अपना खुद का साम्राज्य बनाने के रास्ते पर ला खड़ा किया। 2 लाख रुपए। आज शायद ये रकम बड़ी ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पठान गैंग ने दाऊद को एक कस्टम ऑफिसर से यही रकम वसूलने का काम दिया, और जब इतना सारा कैश दाऊद के हाथ में आया ना, तो बस उसकी नीयत फिसल गई। दाऊद से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाल लिया और बाकी गैंग को थमा दिया। लेकिन सच सच भला कब तक छिपता है। जैसे ही उसकी गद्दारी का पता चला, उसे पूरी गैंग के सामने, सबके सामने घसीट कर लाया गया, और फिर उसे इतना पीटा गया, इतना जलील किया गया कि वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। वो जो मार पड़ी थी ना, वो सिर्फ जिस्म पर नहीं, उसकी रूह पर पड़ी थी। उस रात के अपमान ने दाऊद को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कसम खाई कि आज के बाद वो किसी के नीचे काम नहीं करेगा। और फिर अपने भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा के साथ मिलकर उसने बनाई अपनी खुद की गैंग, डी कंपनी। यहीं से मुंबई की सड़कों पर खून खराबे का एक नया और भयानक दौर शुरू हुआ। अब दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक शिकारी बन चुका था जो सिर्फ बदला लेना चाहता था। पठान गैंग और डी कंपनी के बीच जो दुश्मनी शुरू हुई, उसने मुंबई की सड़कों को सचमुच एक युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। अब ये जंग सिर्फ गैंगवार नहीं, एक पर्सनल लड़ाई बन चुकी थी। 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर का मर्डर कर दिया, और इसके बाद जो हुआ वो बदले का एक ऐसा खूनी सिलसिला था जो सालों तक चलता रहा। 1983 में अमीरजादा को कोर्टरूम में मार दिया गया। 1992 में दाऊद के बहनोई इस्माइल पार्कर की हत्या हुई, और उसी साल बदला लेने के लिए डी कंपनी के शूटर्स ने जेजे हॉस्पिटल में घुसकर एक दुश्मन गैंगस्टर को खत्म कर दिया। दाऊद के लिए अब कोई जगह महफूज नहीं थी, ना अदालत, ना अस्पताल। कहते हैं कि जब दाऊद ने अपने भाई साबिर की लाश देखी ना, तो उसके अंदर का इंसान हमेशा हमेशा के लिए मर गया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, बदला। उसने कसम खा ली थी कि वो पठान गैंग के एक एक आदमी को चुन चुन कर मारेगा। लेकिन इस जंग का जो सबसे खौफनाक अध्याय था, वो लिखा गया 1983 में। सोचिए जरा, एक खचाखच भरी कोर्टरूम, जज सामने बैठे हैं, पुलिस का पहरा है, और दाऊद का शूटर अंदर घुसकर अमीरजादा को गोलियों से भून देता है। इस एक वारदात ने पूरे अंडरवर्ल्ड और पुलिस डिपार्टमेंट को एक सीधा और साफ मैसेज दे दिया था, दाऊद को कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और दाऊद सिर्फ गोलियों से ही नहीं, दिमाग से भी खेल रहा था।
वो कानून की हर एक कमी को, हर एक लूप होल को पहचान चुका था। एक केस में तो सरकारी वकील ने कोर्ट में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि माय लॉर्ड, ये कोई आम मुजरिम नहीं है, बेल पर बाहर रहकर इसने 5 नए संगीन जुर्म किए हैं, इसे बेल मत दीजिए। लेकिन उस दौर की कमजोर नीतियां और सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार, दाऊद को बार बार जमानत मिल जाती थी। वो समझ चुका था कि इस सिस्टम को खरीदा कैसे जाता है। लेकिन दाऊद ये भी जानता था कि वो हमेशा कानून से बच नहीं सकता। एक न एक दिन ये फंदा उसके गले में भी कसेगा। तो इससे पहले कि ऐसा हो, उसने भारत से भागने और दूर, बहुत दूर बैठकर अपना साम्राज्य चलाने का प्लान बनाया। और उसने ठीक वैसा ही किया। साल था 1985। इससे ठीक पहले कि सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करता, दाऊद भारत से भाग चुका था। जब तक वारंट आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दुबई पहुंच चुका था, अपने नए ठिकाने पर। सबको लगा कि दाऊद के जाने से डी कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन अरे ये तो बस एक नई शुरुआत थी। दाऊद ने दुबई में बैठकर अपने क्राइम सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। रियल एस्टेट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग, उसका ये खूनी कारोबार लंदन, स्विट्जरलैंड, दुबई से लेकर कराची तक फैल गया था। और पता है, उसका अपने गैंग को चलाने का तरीका भी बड़ा अजीब था। उसके 2 चेहरे थे। दुश्मनों और गद्दारों के लिए वो एक बेरहम तानाशाह था। जरा सी गलती और सजा सीधे मौत। लेकिन दूसरी तरफ जो उसके वफादार थे, उनके लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। अगर उसका कोई आदमी घायल हो जाए या जेल चला जाए तो दाऊद उसके इलाज से लेकर परिवार के खर्च तक सब कुछ उठाता था। वो जानता था कि वफादारी कैसे खरीदी जाती है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे स्याह, सबसे काले अध्याय पर। वो पल जब एक गैंगस्टर ने पैसे और ताकत की लड़ाई को पीछे छोड़कर अपने ही मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ दी और एक आतंकवादी बन गया। देखिए, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे देश में माहौल बहुत तनावपूर्ण था और इसी माहौल का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक बहुत खतरनाक खेल खेला। उन्हें भारत में दहशत फैलाने के लिए एक मोहरा चाहिए था, और दाऊद इब्राहिम से बेहतर मोहरा कौन हो सकता था। ISI ने दाऊद से डील की, हम तुम्हें पनाह देंगे, सुरक्षा देंगे, बदले में हमें तुम्हारा स्मगलिंग नेटवर्क चाहिए ताकि हम भारत में मौत का सामान भेज सकें। और दाऊद मान गया। उसने अपने ही मुल्क से गद्दारी का सौदा कर लिया। गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री रास्तों से उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करके RDX और हथियारों की भारी खेप भारत भेजी जाने लगी, और इस पूरे नापाक ऑपरेशन की कमान उसने सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद आदमी टाइगर मेमन को। 257 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन बेगुनाह जिंदगियों की गिनती है जो 12 मार्च 1993 में खत्म हो गईं। मुंबई के इतिहास का वो सबसे काला दिन। एक के बाद एक कुल 12 बम धमाकों ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, हर तरफ बस तबाही, चीखें और धुआं था। 257 बेगुनाह लोग मारे गए। जो दाऊद इब्राहिम कल तक सिर्फ एक स्मगलर और गैंगस्टर था, अब वो आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे बड़ा और मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन चुका था। आज सालों बाद भी दाऊद पाकिस्तान की पनाह में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन उसकी कहानी खत्म होने के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि लालच और बदले की आग में जलता एक गैंगस्टर अपने ही वतन के खिलाफ जंग छेड़ने वाला एक खूंखार आतंकवादी बन जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।